साथियों, आप सभी को नमस्कार। इवोक आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स के मंथली वीडियो कंपाइलेशन क्लास में आज हम अप्रैल 2025 की घटनाओं पर डिस्कस करेंगे। मई और जून मंथ को हमने पढ़ लिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिन बच्चों ने उसे नहीं देखा है वो देख लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। हम उस मंथ की सभी घटनाओं को पढ़ते हैं जो एग्जाम रिलेवेंट होती हैं, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियां, पुरस्कार, इंपॉर्टेंट बुक्स, सम्मेलन, रिपोर्ट, सूचकांक, दिवस, उनकी थीम, साइंस टेक्नोलॉजी का सेक्शन, डिफेंस सेक्टर, खेल कूद, सब कुछ कवर कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बस आप इसे अच्छे से क्लास को देखें और बाद में इसका रिवीजन करें। ये सभी क्लासेज हमारी इवोक आईएएस के द्वारा कंडक्ट की जा रही संकल्प बैच 2.0 के थ्रू सभी को अवेलेबल कराई जा रही हैं, जो 71 बीपीएससी के लिए है। जो बच्चे 71 बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने का पूरा प्रोसेस दिया गया है, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। क्या फीस स्ट्रक्चर है बताया गया है। यहाँ से जुड़ने के बाद में आपको कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल होंगी वो सारी बातें यहाँ दी गई हैं, एक बार इसे आप देख लीजिए। बाकी कोई डाउट होता है तो आप मुझे 6306473800 पर कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और अप्रैल मंथ 2025 की घटनाओं में सबसे पहले हम लोग प्रमुख नियुक्तियों वाला सेक्शन पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले नियुक्तियां देख लेते हैं। न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवाई, हमने मई मंथ की घटनाओं में भी इसको कवर किया था, यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नंबर याद होना चाहिए, 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो याद रखना है रामकृष्ण गवाई के बारे में, ये बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाले पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और दलित समुदाय से दूसरे मुख्य न्यायाधीश ये बन चुके हैं। दलित समुदाय से जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो केजी बालकृष्णन थे। देन अब दूसरे दलित समुदाय से संबंध रखने वाले ये भूषण रामकृष्ण गवाई मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं और बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाले ये पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे। इतनी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट नाम है मोहसिन नकवी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इन्हें अब एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अब नए अध्यक्ष होंगे मोहसिन नकवी। मीराबाई चानू, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मीराबाई चानू का नाम। अब इन्हें भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष बना दिया गया है। दिनेश महेश्वरी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिए। 23वें विधि आयोग के ये अध्यक्ष बने हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश महेश्वरी। शिव सुब्रमण्यम रमन, ये पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बन गए हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। अजय कुमार श्रीवास्तव, ये उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। जो बच्चे यूपी पीसीएस 2025 या यूपी आरओ का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अजय कुमार श्रीवास्तव का नाम। उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विभाग प्रतिदोष आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। बाकी अन्य एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे इसे स्किप कर सकते हैं। चल्ला श्रीनिवासल शेट्टी, ये भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। चल्ला श्रीनिवासल शेट्टी का नाम, ये भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। शार्ली बोचेवे, ये घाना से संबंध रखते हैं। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव बन गई हैं। इस पद पर पहुंचने वाली अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल की ये पहली महिला होंगी। इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल की पहली महिला हैं जो राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव के पद पर नियुक्त हुई हैं। इनका नाम है शार्ली बोचेवे और ये कहाँ की हैं? तो ये घाना देश की हैं। घाना देश की, घाना अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल का एक देश है। नेटुम्बो नदी नदैवाह, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। नेटुम्बो नंदी नदैवाह नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। जब भी कोई फीमेल पर्सन किसी देश के प्रमुख पद पर नियुक्त होता है वैसे में वो नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बने हैं नेटुम्बो नंदी नदैवाह। अगला नाम है क्लास स्वाब का, यह भी इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष पद और न्यासी बोर्ड से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब विश्व बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष पीटर ब्रेबक
लिटमैथ को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद, अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया? क्लास श्वाब ने दिया। अब इस्तीफा देने के बाद में उपाध्यक्ष पीटर ब्रेबक लिटमैथ को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लास श्वाब का नाम याद रखिएगा, इन्होंने हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से रिलेवेंट है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भूषण रामकृष्ण गवाई का नाम याद रखिए, जो 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, बौद्ध धर्म से पहले और दलित समुदाय से दूसरे मुख्य न्यायाधीश होंगे। मीराबाई चानू का नाम याद रखिएगा। दिनेश महेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने, ये नाम आपको याद होना चाहिए। चल्ला श्रीनिवासल शेट्टी का नाम याद होना चाहिए, जो भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। सार्ली बोचेवे घाना का, जो घाना से बिलोंग करती हैं, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल की पहली महिला होंगी जो राष्ट्रमंडल की महासचिव बनी है, तो ये नाम आपको याद रखना है। नेटिम्बो नंदी नदैतवाह, ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इसको भी याद रखना है। क्लास श्वाब विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऑब्ituary सेक्शन में एक नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है 25 अप्रैल 2025 को 84 वर्ष की आयु में। ये इसरो के पूरे अध्यक्ष थे। 1994 में इसरो के अध्यक्ष बने थे। एएसएलवी पीएसएलवी के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकी अध्यक्षता में ही 2017 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप के लिए एक समिति गठित की गई थी। तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का नाम इंपॉर्टेंट है। इनका हाल ही में 25 अप्रैल 2025 को निधन हो गया है 84 वर्ष की आयु में। इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। 1994 में इसरो के अध्यक्ष बने थे। एएसएलवी और पीएसएलवी जो रॉकेट होती है, इनके विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 2017 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके प्रारूप के लिए एक समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ही थे। चलिए अब हम लोग पुरस्कार और सम्मान सेक्शन को देखते हैं। सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2025 ये भारत जगदेव को मिला है, जो गोयना के उपराष्ट्रपति हैं, और मरीना सिल्वा को, जो ब्राजील से बिलोंग करती हैं। ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार, सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार दो लोगों को मिला है, भारत जगदेव जो गोयना के उपराष्ट्रपति हैं, और मरीना सिल्वा जो ब्राजील से बिलोंग करती हैं। दोनों नाम आपको याद रखना है, भारत जगदेव और मरीना सिल्वा। सतत विकास का नेतृत्व पुरस्कार 2025 मिला है इन्हें। लिस्बन का सर्वोच्च सम्मान सिटी की ऑफ ऑनर, ये भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन का सर्वोच्च सम्मान सिटी की ऑफ ऑनर दिया गया। श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। पीएम मोदी 4 से 6 अप्रैल के बीच श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर थे। इसी यात्रा के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायक के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का मित्र विभूषण सम्मान दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। श्रीलंका का यह सम्मान विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। श्रीलंका का मित्र विभूषण सम्मान किसे दिया गया है? पीएम मोदी जी को। पीएम मोदी जी 4 से 6 अप्रैल के बीच श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर थे। इस यात्रा के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति कुमार दिसानायक के द्वारा श्रीलंका का विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया। जेम्स एडरसन को क्रिकेट में उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई है। यह उपाधि पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की त्यागपत्र सम्मान सूची का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट है, जेम्स एडरसन को क्रिकेट में उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई। यह उपाधि पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो भारतीय मूल के थे ऋषि सुनक, इनके त्यागपत्र की सम्मान सूची का हिस्सा है। गोल्डन मर्करी अवार्ड 2025 ये दलाई लामा को दिया गया है। मास्टर ह्यूमर अवार्ड ये आमिर खान को दिया गया है। टाइलर पुरस्कार इंपॉर्टेंट रहता है, सैंड्रा डियाज और एडुआर्डो ब्रोडियाजो को दिया गया है। टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार टाइलर पुरस्कार ये दो लोगों को दिया गया है, सैंड्रा डियाज और एडुआर्डो ब्रोडिजियो को। एबल पुरस्कार 2025 ये मसाकी काशीवारा को दिया गया है, जो जापानी गणितज्ञ हैं। जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को दिया गया है एबल पुरस्कार 2025। ब्रेकथ्रू प्राइज 2025 ये कोलकाता स्थित बोस इंस्टीट्यूट की टीम को दिया गया है। मेंशन स्पेशल प्रिक्स डू पैट्रीमोइन कल्चर इमेटोरियल 2025 ये फिल्म स्ट्रीम स्टोरी को दिया गया है। इस फिल्म को संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा बनाया गया था। फिल्म का नाम है स्ट्रीम स्टोरी, इसको दिया गया है मेंशन स्पेशल प्रिक्स डू
पैट्रिमोइन कल्चर इमेटोरियल 2025 का अवार्ड। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 की सूची जारी की गई है, जिसमें भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा है और भारत दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा के रूप में बेंगलुरु हवाई अड्डा को शामिल किया गया है। भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद को दिया गया है और भारत दक्षिण एशिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा को शामिल किया गया है। तो स्काई ट्रैक्स अवार्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 की सूची में ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड सूची हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। भारत दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा, भारत दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु हवाई अड्डा, भारत दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद और भारत दक्षिण एशिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा का है। अब हम लोग प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक के देख लेते हैं अप्रैल 2025 मंथ में। द ग्रेट कॉन्सिलेटर पुस्तक ये संजीव चोपड़ा के द्वारा लिखित पुस्तक है। यह पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री के जीवन, नेतृत्व और विरासत पर केंद्रित है। द ग्रेट कॉन्सिलेटर ये पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव चोपड़ा। और ये पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री के जीवन, उनके नेतृत्व और उनकी विरासत पर केंद्रित है। द सर्कल ऑफ लाइफ ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 अमिताभ कांत की लिखी पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण है। दिया सलाई ये कैलाश सत्यार्थी की लिखी पुस्तक है। दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 ये अमिताभ कांत की लिखी पुस्तक है। द सर्कल ऑफ लाइफ सुधा मूर्ति की लिखी पुस्तक है। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर ये संजीव चोपड़ा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम के सेक्शन को अब हम देखेंगे। 51वां भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया गया। आप जानते हैं आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत और 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष 51वां भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस ये था। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस इस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस ये 10 अप्रैल को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती ये 14 अप्रैल को मनाई जाती है क्योंकि भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। अच्छा, इस वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो जयंती मनाएगी ये 134वीं जयंती थी। 134वीं जयंती थी। 14 अप्रैल 2025 को न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने न्यूयॉर्क शहर में 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 14 अप्रैल 2025 को भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में ही न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने न्यूयॉर्क शहर में 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। दिन इस वर्ष 134वीं जयंती मनाई गई भीमराव अंबेडकर की। विश्व हीमोफोलिया दिवस ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस ये 18 अप्रैल को। विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल को। 17वां राष्ट्रीय सिविल दिवस ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी भारत का समग्र विकास। राष्ट्रीय सिविल दिवस की थीम क्या थी? भारत का समग्र विकास। मनाया कब जाता है? 21 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस इंपॉर्टेंट रहता है, आपसे पूछा जाता है, इसकी थीम भी आपसे पूछी जाती है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। थीम थी इस वर्ष की अवर पावर अवर प्लैनेट। अवर पावर अवर प्लैनेट विश्व पृथ्वी दिवस की थीम थी। मनाया जाता है 22 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल को ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को और फिर इसी के उपलक्ष्य में हम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 को पहली बार मनाया गया था। 2010 को पहली बार मनाया गया था। विश्व मलेरिया दिवस ये 25 अप्रैल को मनाते हैं। थीम क्या थी इस बार की? मलेरिया एंड्स विद अस, रीइन्वेस्ट, रीइमेजिन, रीइग्नाइट। मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। थीम याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाता है इसके बारे में। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे अप्रैल मंथ के, जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उनको भी देखा है। देख लीजिए, प्रश्न आपसे पूछा जाता है, एक दिवस से रिलेटेड प्रश्न जरूर आता है, तो आप लोग दिवस याद करते चलिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट थीम है, जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, वो भी आप देखते रहिए।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं साइंस टेक्नोलॉजी के सेक्शन में। फ्रैम 2 ये स्पेस एक्स का पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में उड़ान भरने वाला पहला निजी मानव अंतरिक्ष यान है। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, स्पेस एक्स का पृथ्वी की ध्रुव कक्षा में उड़ने वाला भारत का पहला निजी अंतरिक्ष यान कौन सा? अब 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें सही क्या होगा? फ्रैम 2। इस यान में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फाल्कन 9 रॉकेट से ध्रुवीय कक्षा में भेजा जाएगा। ये नाम उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, हालांकि हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया है। 4 अंतरिक्ष यात्री में चुनवांग हैं, जानके मिकेल्सन, रवैया रोगे और एरिक फिलिप्स। ये 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्हें फाल्कन 9 रॉकेट से ध्रुवीय कक्षा में भेजा जाएगा इस फ्रैम 2 अंतरिक्ष यान से। स्पेस एक्स का पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में उड़ान भरने वाला ये पहला निजी मानव अंतरिक्ष यान होगा। नाम क्या इसका रहेगा? फ्रैम 2। क्यूपीआई इंडस ये राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत चयनित स्टार्टअप क्यूपीआई द्वारा लॉन्च भारत का सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर है। यह देश का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग भी है। तो सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर क्यूपीआई इंडेक्स है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत चयनित स्टार्टअप क्यूपीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह देश का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग भी है। पृथ्वी पर विलुप्त डायर उल्फ का पुनर्जनन किया गया है अभी हाल ही में अमेरिका में। डायर उल्फ विश्व का पहला सफलतापूर्वक विलुप्त किया गया जानवर है, जिसे फिर से पुनर्जन्म दिया गया है। और ये काम करके दिखाया है कोलोसल बायोसाइंसेज, जो यूएसए में है। यहाँ पर जीन एडिटिंग और क्लोनिंग तकनीक के माध्यम से 3 डायर उल्फों को, जिसमें नाम याद रखिए खलीसी, रोमुलस और रोमस, ये 3 डायर उल्फ हैं, जिसमें खलीसी मादा डायर उल्फ है और रोमुलस रेमस ये दोनों नर डायर उल्फ हैं। इन 3 डायर उल्फों को पुनर्जन्म दिया गया है, जो पृथ्वी पर अभी तक विलुप्त थे। कई हजार वर्षों से पृथ्वी से विलुप्त थे और इन्हें कोलोसल बायोसाइंसेज के द्वारा जीन एडिटिंग क्लोनिंग तकनीक के माध्यम से पुनर्जन्म दिया गया है। 3 डायर उल्फ, नाम याद रखिए खलीसी, रोमुलस और रेमस। इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी पीएसएलवी के चौथे चरण के इंजन के लिए आयात की जाने वाली कोलंबियन सामग्री के स्थान पर, जो आयात की जाती है इस इंजन के ईंधन के लिए कोलंबियन सामग्री, अब इसके स्थान पर स्वदेशी स्टेलाइट नोजल डाइवर्जेंट का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। स्टेलाइट एक कोबाल्ट आधारित मिश्र धातु है, जिसमें क्रोमियम, निकेल, टंगस्टन, लोहा होता है। यह 1150 डिग्री सेल्सियस तक उच्च तापमान क्षमता प्रदान करता है। इसका हाल ही में 8 अप्रैल को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में अंतिम रूप से ताप परीक्षण किया गया, जो सफलतापूर्वक हुआ। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अंतरिक्ष हार्डवेयर में इसरो के आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देता है और आयातित कोलंबियन सामग्री के आयात में कमी करेगा, क्योंकि स्वदेशी रूप से पीएसएलवी के चौथे चरण के इंजन के लिए स्टेलाइट नोजल डाइवर्जेंट का विकास सफलतापूर्वक भारत ने कर लिया है। स्टेलाइट एक कोबाल्ट आधारित मिश्र धातु है, जो क्रोमियम, निकेल, टंगस्टन, लोहा का होता है और यह 1150 डिग्री सेल्सियस तक के उच्च तापमान पर भी अपनी मजबूती बनाए रख सकती है। नेक्स्ट है ब्लाइंड साइट चिप, जिसे ब्रेक थ्रू डिवाइस के नाम से जानते हैं। यह न्यूरालिंक द्वारा विकसित एक प्रयोगात्मक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। यह चिप उन लोगों को देखने में मदद कर सकती है जिन्होंने अपनी दोनों आंखें और ऑप्टिक तंत्रिकाएं खो दी हैं। ब्लाइंड साइट चिप, जिसे हम ब्रेक थ्रू डिवाइस कहते हैं, न्यूरालिंक द्वारा विकसित एक प्रयोगात्मक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। यह उन लोगों को देखने में मदद कर सकती है जिनकी दोनों आंखें और ऑप्टिक तंत्र खत्म हो गए हैं, ऑप्टिक तंत्र जिन्होंने खो दिए हैं। न्यूरालिंक वर्ष 2025 के अंत तक ब्लाइंड साइट को पहली बार किसी मानव में प्रत्यारोपित करेगी। अब हम लोग डिफेंस सेक्टर को देख लेते हैं। पहला है अभ्यास इंद्र 2025। अभ्यास इंद्र ये भारत और रशिया के मध्य होता है। इस वर्ष चेन्नई में इसका आयोजन किया गया अभ्यास इंद्र का। अभ्यास इंद्र 2025 ये चेन्नई में हुआ और भारत और रूस के मध्य, ये याद रखिएगा। अभ्यास डस्टलिक ये आप जानते हैं भारत उज्बेकिस्तान के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है। इस वर्ष पुणे महाराष्ट्र में ये सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ। भारत की तीनों सेनाओं का एकीकृत बहुक्षेत्रीय अभ्यास प्रचंड प्रहार का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। भारत की तीनों सेनाओं का एकीकृत बहुक्षेत्रीय सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार कहाँ आयोजन किया गया? इसका अरुणाचल प्रदेश में। अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 ये भारत के पूर्वी समुद्री तट पर इसका आयोजन हुआ। भारत अमेरिका के मध्य होता है अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ। भारतीय वायुसेना अभ्यास आक्रमण
पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना के द्वारा 24 अप्रैल 2025 को अभ्यास आक्रमण शुरू किया गया था। लंबी दूरी का ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा सुखोई 30 MKI फर्स्ट युद्धक विमान से इस बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस बम का वजन कितना है? 1000 किलोग्राम। अब इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा सुर्खियों में रहा गौरव का संबंध किससे है? तो गौरव क्या है? ये एक लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। क्या है? एक लंबी दूरी का एक ग्लाइड बम है जिसका सफलतापूर्वक डीआरडीओ के द्वारा सुखोई 30 MK फर्स्ट से परीक्षण किया गया। इसका वजन कितना है? 1000 किलोग्राम है। आईएनएस सुनैना 17 अप्रैल को मोजाम्बिक के नकाला बंदरगाह पहुंच गया है। आईएनएस सुनैना अफ्रीका में भारत के समुद्री मिशन सागर का हिस्सा है। मिशन सागर का उद्देश्य भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। अब इस मिशन सागर के हिस्से में शामिल है ये आईएनएस सुनैना, जो भारत अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया मिशन सागर है। अब इसी के तहत आईएनएस सुनैना मोजाम्बिक के नकाला बंदरगाह पर हाल ही में पहुंचा है। ये सारी बातें आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाता है अभ्यास इंद्र, ये भारत रसिया के मध्य होता है, चेन्नई में आयोजित हुआ इस बार। अभ्यास डस्टलिक, ये पुणे महाराष्ट्र में आयोजन हुआ, भारत उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। प्रचंड प्रहार, ये तीनों सेनाओं का एकीकृत बहुक्षेत्रीय अभ्यास जो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। अभ्यास टाइगर ट्राम्प, ये भारत अमेरिका के मध्य होता है, 2025 का। अभ्यास टाइगर ट्राम्प भारत के पूर्वी समुद्री तट पर हुआ। अभ्यास आक्रमण, पहलगाम हमला जो 22 अप्रैल को हुआ था, जिसमें आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम में 26 पर्यटकों को मार दिया गया था। हमने पूरे पहलगाम हमले को अपने माई मंथ के करंट अफेयर्स में डिटेल में डिस्कस किया है। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा अभ्यास आक्रमण शुरू किया गया। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना के द्वारा 24 अप्रैल 2025 को अभ्यास आक्रमण शुरू किया गया था। गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। गौरव है क्या? तो ये लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। आईएनएस सुनैना मोजाम्बिक के नकाला बंदरगाह पर पहुंचा। आईएनएस सुनैना अफ्रीका में भारत के समुद्री मिशन सागर का एक हिस्सा है। मिशन सागर का उद्देश्य भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। 30 किलोवाट के लेजर आधारित डायरेक्ट एनर्जी वेपन MK सेकेंड का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में किया गया। इस परीक्षण में लेजर आधारित डायरेक्ट एनर्जी वेपन MK सेकेंड से एक छोटे विमान और ड्रोन के झुंड को मार गिराया गया। इस परीक्षण के बाद भारत उच्च शक्ति वाले लेजर हथियार प्रणाली की क्षमता वाला अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा देश बन गया है। यानी अब लेजर प्रणाली की मदद से दुश्मन देश के छोटे विमान और ड्रोनों को मार गिराया जा सकता है। इसमें भारत ने भी सफलता हासिल कर ली है। 30 किलोवाट के लेजर आधारित डायरेक्ट एनर्जी वेपन MK सेकेंड का हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। इस परीक्षण के बाद भारत उच्च शक्ति वाले लेजर हथियार प्रणाली की क्षमता वाला अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा देश बन गया है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन MK सेकेंड की सीमा कितनी होगी? तो 5 किलोमीटर की होगी। नाविक सागर परिक्रमा सेकेंड, यह आईएनएस तानड़ी द्वारा भारतीय नौसेना महिला अधिकारियों, जिसमें दिलाना के और रूपाए शामिल हैं, इनके द्वारा संचालित एक वैश्विक परिक्रमा थी। लगभग 23,400 मील, किलोमीटर में कहेंगे तो 43,300 किलोमीटर की यह परिक्रमा 5 चरणों में हुई है। मई मंथ के करंट अफेयर्स में हमने इसको शामिल किया था क्योंकि मई 2025 में परिक्रमा पूरी हो गई जब आईएनएस तानड़ी केप टाउन से गोवा पहुंच गया था। ये परिक्रमा गोवा से ही शुरू हुई थी, गोवा से फ्रेमंटल, ये पहला चरण था। अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से की गई। दूसरे चरण में फ्रेमंटल जो ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ से लिटन न्यूजीलैंड ये आईएनएस तानड़ी पहुंचा। उसके बाद लिटन से पोर्ट स्टैनली जो यूनाइटेड किंगडम में है यहाँ पहुंचा। फिर पोर्ट स्टैनली से केप टाउन दक्षिण अफ्रीका ये आईएनएस तानड़ी पहुंचा और फिर केप टाउन से ये गोवा आया। तो इस तरीके से 5 चरणों में ये नाविक सागर परिक्रमा द्वितीय पूरी हो चुकी है मई 2025 के मंथ में। आईएनएस तानड़ी के द्वारा भारतीय नौसेना महिला अधिकारियों दिलाना के और रूपा ए द्वारा संचालित एक वैश्विक परिक्रमा थी, लगभग 43,300 किलोमीटर की, जो 5 चरणों में आयोजित हुई। अब ये जो 5 चरण है ये आपको याद रखना है।
गोवा से इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2 अक्टूबर 2024 को। गोवा से फ्रेमेंटल ऑस्ट्रेलिया, पहले चरण में ये आईएनएस तांडी गया, फिर फ्रेमेंटल से लिटिल यानी न्यूजीलैंड में जो है, लिटिल से ये पोर्ट स्टैनली पहुंचा, पोर्ट स्टैनली से केपटाउन दक्षिण अफ्रीका, और फिर केपटाउन से गोवा। तो ये सभी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, राइट, कि आईएनएस तांडी में परिक्रमा के 5 चरणों में कौन कौन से ये स्थान है, इस ये आपको देख लेना है। तो गोवा से स्टार्टिंग हुआ तो गोवा हो गया, फिर फ्रेमेंटल ऑस्ट्रेलिया में जो है, उसके बाद लिटिल था न्यूजीलैंड, देन लिटिल से पोर्ट स्टैनली ये यूके में है, फिर पोर्ट स्टैनली से केपटाउन जो दक्षिण अफ्रीका में, और फिर केपटाउन से गोवा। तो गोवा हो गया, फ्रेमेंटल हो गया, न्यूजीलैंड का लिटिल हो गया, पोर्ट स्टैनली यूके का हो गया, और केपटाउन हो गया। ये आपको याद रखना है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK3 का नाम बदलकर अब गांडीव कर दिया गया है। ये गांडीव वही है महाभारत में अर्जुन का धनुष, अब इसके नाम पर जो है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK3 का नाम कर दिया गया है गांडीव। लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर बनाया गया। इसका निर्माण केवल 5 दिनों में किया गया। इस सैन्य बैंकर को डिजाइन और प्रिंट करने का काम हैदराबाद की डीप टेक स्टार्टअप कंपनी सिंपली फोर्ज क्रिएशंस ने किया। तो लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा 3D प्रिंटेड सैन्य बैंकर बनाया गया। आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा 3D प्रिंटेड सैन्य बैंकर कहां बनाया गया, तो आपका जवाब क्या होगा, लद्दाख में। प्रोजेक्ट वर्षा हाल ही में सुर्खियों में रहा था। यह भारतीय वायुसेना की गोपनीय पहल है जिसका उद्देश्य आईएनएस वर्षा के नाम से विशाखापत्तनम से लगभग 50 किलोमीटर दूर रामबिल्ली गांव में एक परमाणु पनडुब्बी बेस का निर्माण करना है, राइट। तो आईएनएस वर्षा के नाम से विशाखापत्तनम से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक परमाणु पनडुब्बी बेस का निर्माण करना है प्रोजेक्ट वर्षा के तहत। ये भारतीय वायुसेना की गोपनीय पहल है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्कटिक बंदरगाह मरमस्क से हाइपरसोनिक जिरकोन मिसाइलों से लैस रूस की पहली परमाणु पनडुब्बी, जिसका नाम क्या है, पनडुब्बी पर्म, इसका सफलतापूर्वक जलावतरण किया। तो पनडुब्बी पर्म का नाम आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ये रशिया की पनडुब्बी है, पनडुब्बी पर्म, और इसको हाल ही में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्कटिक बंदरगाह का नाम याद रखना है मरमस्क से हाइपरसोनिक जिरकोन मिसाइल से लैस ये रूस की पहली परमाणु पनडुब्बी थी, पनडुब्बी पर्म, इसका जलावतरण किया गया। अब हम लोग महत्वपूर्ण योजनाएं अभियान समितियों वाला सेक्शन देख लेते हैं। पहली इंपॉर्टेंट योजना है वाइब्रेज विलेज प्रोग्राम सेकेंड। वाइब्रेज विलेज प्रोग्राम सेकेंड काफी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 2028-29 के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना, जिसके कुल व्यय है 6,839 करोड़ रुपए के रूप में वाइब्रेज विलेज प्रोग्राम द्वितीय को मंजूरी दे दी गई है। यह कार्यक्रम वाइब्रेज विलेज प्रोग्राम फर्स्ट के तहत पहले से ही कवर की गई उत्तरी सीमा के अलावा अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे ब्लॉकों में स्थित गांवों के व्यापक विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। वाइब्रेज विलेज प्रोग्राम पहला जो शुरू किया गया था, उसमें जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जो गांव थे उनके विकास के लिए इसको शुरू किया गया था। अब इसका ये दूसरा चरण है जिसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। अब इस वाइब्रेज विलेज प्रोग्राम द्वितीय के तहत पहले से कवर की गई उत्तरी सीमा के अलावा अब अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे ब्लॉकों में स्थित गांवों के व्यापक विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब कवर किए गए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश है, इसमें मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार भी इसमें शामिल है, पश्चिम बंगाल, गुजरात और असम। तो वाइब्रेज विलेज प्रोग्राम के द्वितीय चरण में ये सारे राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे ब्लॉकों में स्थित गांवों के व्यापक विकास पर इस प्रोग्राम के तहत ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपसे यहां से प्रश्न बन सकता है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन 2024 से 2030-31 तक ये मिशन चलाया जाएगा। इस मिशन के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को 1200 अन्वेषण परियोजनाओं का संचालन करने का काम सौंपा गया है। इसका उद्देश्य क्या है, महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना। नवंबर 2022 में खान मंत्रालय समिति द्वारा गठित एक समिति ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की थी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में वर्तमान में कितने महत्वपूर्ण खनिज हैं।
तो खान मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति के अनुसार 30 महत्वपूर्ण खनिज हैं, जिनमें से 24 को खान और खनिज विकास एवं विनियामक अधिनियम 1957 की पहली अनुसूची के भाग डी में शामिल किया गया। यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये 24 खनिजों को केंद्र सरकार के 24 खनिजों के मामले में केंद्र सरकार के पास अब इन खनिजों के पट्टों और समग्र लाइसेंस की नीलामी करने का विशेष अधिकार है। अब आपसे क्वेश्चन बहुत अगर डीप में पूछा जाएगा तो 4 खनिजों के नाम, 4-5 खनिजों के नाम दे दिए जाएंगे और फिर उसमें कहा जाएगा कि कौन सा खनिज महत्वपूर्ण खनिजों की सूची में शामिल नहीं है। तो ये 30 महत्वपूर्ण खनिज हैं, एक बार इनको देख लीजिए। एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मिथ, कोबाल्ट, तांबा, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, लिथियम, मोलिब्डेनम, निकेल, फास्फोरस, पोटास, हाइफिनियम, इंडियम, पीजीआई, आरईई, नियोबिलियम, सिलिकॉन, स्ट्रोटियम, टैंटालम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम, कैडमियम और रेनियम। तो इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ऑप्शन दिखेंगे और आपसे पूछा जाएगा तो आप प्रश्न को सही करने की स्थिति में होंगे। यूपीएससी में कई बार यहाँ से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण खनिजों में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण खनिजों की सूची में शामिल नहीं है। तो ये आपको सारे खनिज एक बार अच्छे से देख लीजिए, याद नहीं करना है, 2-3 बार पढ़ेंगे फिर वहां ऑप्शन देखेंगे तो फिर सही करने की आप स्थिति में होंगे अगर आपने इनको अच्छे से 2-3 बार पढ़ लिया। तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन 2024-25 से 2030-31 तक ये चलाया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना। इस मिशन के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को 1200 अन्वेषण परियोजनाओं का संचालन करने का काम सौंपा गया है। नेक्स्ट है जीरो पावर्टी P4 पहल। ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई पहल है। इसका उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए आबादी के सबसे धनी 10% लोगों को सबसे गरीब 20% परिवारों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना। राइट, तो राज्य के जो सबसे 10% अमीर लोग होंगे वो राज्य के सबसे गरीब 20% परिवारों की मदद करेंगे। उसके लिए ये प्रोत्साहन प्रोग्राम है जीरो पावर्टी P4 पहल, जो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। पिंक ई रिक्शा पहल, ये महिला एवं बाल विकास विभाग महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पुणे से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 8 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। पहल में भागीदार है काइनेटिक ग्रीन एनर्जी कंपनी। अब इस योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को ई रिक्शा उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उन्हें टिकाऊ आजीविका के साधन से जोड़ा जा सके। पिंक ई रिक्शा पहल ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई पहल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महिला उद्यमिता सहायता योजना या मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम सरकार की ये पहल है। इस योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2 करोड़ महिलाओं को असम सरकार के द्वारा इस मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के तहत। अप्रैल 2025 मंथ में आयोजित प्रमुख सम्मेलन समारोहों को देख लेते हैं। पहला, और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है बैंकॉक, थाईलैंड में। इसका विषय रहा है बिम्स्टेक प्रॉस्पेरियस, रेजिलेंट एंड ओपन, समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय था। नंबर भी याद रखना है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 ये 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन था। आयोजन हुआ है थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। थीम क्या थी इस बार की? तो बिम्स्टेक प्रॉस्पेरियस, रेजिलेंट एंड ओपन, यानी समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। 4 अप्रैल को मोदी जी ने बिम्स्टेक सम्मेलन में भाग लिया था। मोदी जी 3 से 4 अप्रैल तक थाईलैंड की यात्रा पे थे और अभी हमने ऊपर बताया कि 4 से फिर 6 अप्रैल के बीच ये श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर थे। तो 3 से 4 अप्रैल तक मोदी जी थाईलैंड की राजकीय यात्रा में थे और इसी यात्रा के दौरान मोदी जी ने 4 अप्रैल को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में मोदी जी ने घोषणा की कि इस वर्ष बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट और 2027 में पहले बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी भारत करेगा। तो 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी जी ने घोषणा की है कि बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट और 2027 का जो पहला बिम्स्टेक खेल की जो मेजबानी है वो भारत के द्वारा की जाएगी। यह बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 7 वर्षों में पहली व्यक्तिगत बैठक का हिस्सा रहा है। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो 6वां हुआ है 7 वर्षों में पहली व्यक्तिगत बैठक के तौर पर यह हुआ है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन जाता है। इस सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश को आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता सौंप दी गई है। तो अब अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा। इस बात को भी आप याद रखिएगा।
छठवां बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान ही भारत के नेतृत्व में युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए बोधि कार्यक्रम को शुरू किया गया है। बोधि का फुल फॉर्म क्या होगा? बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो बोधि कार्यक्रम को शुरू किया गया है छठवें बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान, और इस कार्यक्रम के तहत भारत के नेतृत्व में युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। इसके तहत बिम्स्टेक देशों के हर साल 300 युवा भारत आएंगे। ये सारी बातें आपको छठवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के तहत याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तीसरा बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक, ये 9 अप्रैल 2025 को नेपाल के कैपिटल काठमांडू में हुआ है। बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुआ है? काठमांडू में हुआ है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस बैठक में भारत में कृषि सहयोग के लिए बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया है। तो छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में, जिसकी थीम थी बिम्स्टेक प्रॉस्पेरियस रेजिलेंट एंड ओपन। बाकी तीसरा बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक हुआ है नेपाल के कैपिटल काठमांडू में, और इस बैठक में भारत का नेतृत्व कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था, और इस बैठक के दौरान ही भारत में कृषि सहयोग के लिए बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र को स्टैब्लिश किए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया। पांच मध्य एशियाई देशों में कौन से 5 देश शामिल हैं? तो कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। इन 5 एशियाई देशों के युवा प्रतिनिधिमंडल का तीसरा भारत दौरा था, और इस दौरे का जो फोकस राज्य था, ये आपको याद रखना है, गोवा था। अफ्रीका का सबसे बड़ा तकनीकी और स्टार्टअप शो गीटेक्स अफ्रीका का आयोजन मैरीकीस मोरक्को में किया गया। इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने किया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अफ्रीका का सबसे बड़ा तकनीकी और स्टार्टअप शो गीटेक्स अफ्रीका, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल में मोरक्को एक कंट्री है, मोरक्को, जिसे मैराकीस के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। और भारत का प्रतिनिधित्व इसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी के द्वारा इसमें किया गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन ये नामची सिक्किम में किया गया। सिक्किम राज्य स्थापना के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन किया गया है सिक्किम के नामची शहर में। नेक्स्ट है पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। ये दिल्ली में आयोजित किया गया। अब नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले अप्रैल मंथ के कई महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह हैं, जिसमें पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। इसके अलावा विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दूसरा स्टार्टअप महाकुंभ 2025, इसका भी आयोजन नई दिल्ली में। 25वां सूफी संगीत महोत्सव जहान ए खुसरो, इसको भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सेकेंड स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का विषय देख लीजिए। इसका विषय या थीम था स्टार्टअप इंडिया @ 2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी। तो सेकेंड स्टार्टअप महाकुंभ 2025 की थीम थी स्टार्टअप इंडिया @ 2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी, और आयोजन कहाँ हुआ दूसरे स्टार्टअप महाकुंभ का? तो नई दिल्ली में। नवा ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, इसका भी आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, और थीम याद रखिएगा, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की थीम थी संभावना। भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो, ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में किया गया। भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो। भूमि प्रबंधन पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। भारत तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया था। भूमि प्रबंधन पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत विदेश मंत्रालय के सहयोग से गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया था। दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य सम्मेलन, ये कोरोजल कोलंबिया में हुआ। 10वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, ये ब्राजील में आयोजित हुई। इस बैठक में भारत ने एनडीसी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2035 तक 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लिए बाकू से बेलेम रोड मैप पर एकजुट होने के लिए ब्रिक्स से आह्वान किया। 10वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ब्राजील के ब्रासिलिया शहर में आयोजित हुई। इस बैठक के दौरान भारत ने एनडीसी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2035 तक
$1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लिए बाकू से बेलेम रोड मैप पर एकजुट होने के लिए ब्रिक्स देशों से आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव 2025 ये श्रीलंका के कोलंबो शहर में आयोजित हुई। गरिया और बोरोसो बोरोन उत्सव ये अगरतला में आयोजित हुआ। अगरतला में ये उत्सव मनाया जाता है। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में उत्सव मनाया गया, गरिया और बोरोसो बोरोन उत्सव। एशिया का सबसे बड़ा अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव टेक कृति 2025। टेक कृति 2025 ये उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में महोत्सव मनाया गया। टेक कृति 2025। प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक के सेक्शन को अब देखेंगे। विश्व वायु प्रदूषण गुणवत्ता रिपोर्ट जो IQ एयर के द्वारा जारी की जाती है। विश्व के शीर्ष प्रदूषित देशों की सूची देखेंगे तो इसमें पहले स्थान पर है चाड, दूसरे पर बांग्लादेश, तीसरे पर पाकिस्तान, चौथे पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और पांचवे पर है भारत। 2023 में भारत तीसरे स्थान पर था। अब 2024 की जो ये रिपोर्ट है जो हाल ही में अप्रैल 2025 में जारी की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024, इसमें भारत पांचवें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है तो चाड है, दूसरे पर बांग्लादेश, तीसरे पर पाकिस्तान, चौथे पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और पांचवे पर है भारत। तो सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? चाड है। भारत प्रदूषित देशों में पांचवें स्थान पर है। शहरों की सूची में देखेंगे तो सबसे प्रदूषित शहर विश्व भर में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का बर्निहाट शहर है जो मेघालय में है, बर्निहाट। फिर दूसरे में दिल्ली है, तीसरे पर कारकांडा जो कजाकिस्तान का प्रमुख शहर है। नेक्स्ट पंजाब का मुल्लामपुर है, फिर लाहौर है, फिर छठे पर फरीदाबाद है जो हरियाणा का है ये शहर। एनजमेना जो चाड की कैपिटल है, एनजमेना। फिर उसके बाद लोनी है जो भारत का है, फिर नई दिल्ली है और नेक्स्ट मुल्तान है। तो ये 10 विश्व के शीर्ष प्रदूषित शहर हैं। इन 10 शहरों में देखेंगे तो जो 6 शहर हैं वो भारत के ही हैं, जिसमें बर्निहाट है, दिल्ली है, मुल्लामपुर है, फरीदाबाद है, लोनी है, नई दिल्ली है। ये 6 शहर हैं जो विश्व के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। शीर्ष 20 प्रदूषित शहरों में भारत के 13 शहर शामिल हैं। सबसे प्रदूषित शहर भारत का ही है, मेघालय का बर्निहाट, इसे आप लोग याद रखिएगा। सबसे प्रदूषित देश चाड है। भारत का स्थान प्रदूषित देशों में 5वें स्थान पर है, 2023 में तीसरे स्थान पर था। पंचायती विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी कर दी गई है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। वे राज्य जिनकी ग्राम पंचायतें सबसे अधिक फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल है तो उसमें गुजरात पहले नंबर पर है। गुजरात की 346 ग्राम पंचायतें फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हैं। उसके बाद तेलंगाना का स्थान आता है जिसकी 270 ग्राम पंचायतें फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हैं। परफॉर्मर श्रेणी में शामिल होने वाली ग्राम पंचायतें देखेंगे जहां की सबसे अधिक हैं तो इसमें भी पहला स्थान महाराष्ट्र का, पहला स्थान गुजरात का, दूसरा महाराष्ट्र का और तीसरा है तेलंगाना, चौथा मध्य प्रदेश का और पांचवा है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश परफॉर्मर श्रेणी में है। पंचायती विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट जो जारी की गई है 5वें नंबर पर है। परफॉर्मर श्रेणी में पहले नंबर पर है गुजरात। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायत वाले राज्यों में बिहार पहले स्थान पर, दूसरे पर छत्तीसगढ़, तीसरे पर है आंध्र प्रदेश। तो बिहार का स्थान कहाँ आता है पंचायती विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट में? तो आकांक्षी श्रेणी में बिहार आता है। तो सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायत वाले राज्यों में बिहार पहले स्थान पर है। कोई भी ग्राम पंचायत अचीवर श्रेणी यानी पूर्ण लक्ष्य प्राप्तकर्ता में शामिल नहीं हो पाई है। तो अचीवर श्रेणी में कोई भी पंचायत शामिल नहीं हुई है। फ्रंट रनर श्रेणी में पहले स्थान पर गुजरात, दूसरे पर तेलंगाना था। परफॉर्मर श्रेणी में पहले पर गुजरात, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर तेलंगाना। यूपी वाला याद रखिएगा, जो बच्चे यूपी पीसीएस 2025 या यूपी के जो एग्जाम दे रहे हैं तो परफॉर्मर श्रेणी में यूपी का 5वां स्थान है। और आकांक्षी ग्राम पंचायत वाले राज्यों में जहां की सबसे अधिक पंचायतें शामिल है उसमें बिहार पहले स्थान पर, इस बात को याद रखिएगा 71 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले विद्यार्थी। अचीवर श्रेणी यानी पूर्ण लक्ष्य प्राप्तकर्ता में कोई भी ग्राम पंचायत जगह नहीं बना पाई है। पंचायती विकास सूचकांक की जो पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई। दुनिया के सबसे 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई है टाइम मैगजीन के द्वारा।
इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस जैसे विश्व के प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है कि दुनिया के सबसे 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जो टाइम मैगजीन के द्वारा जारी की जाती है, इस वर्ष की सूची में कोई भी भारतीय अपनी जगह नहीं बना पाया है। कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 की सूची जारी की गई है, जिसमें सबसे अमीर व्यक्ति हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट की सूची में एलन मस्क हैं, दूसरे पर हैं जेफ बेजोस और तीसरे पर है मार्क जुकरबर्ग। ये बात आपको याद रखना है कि विश्व के शीर्ष 10 में से कोई भी भारतीय इस बार जगह अपनी नहीं बना पाया है। मुकेश अंबानी का स्थान इस हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट की श्रेणी में 17वां है, राइट, 17वें नंबर पर है मुकेश अंबानी। कोई भी व्यक्ति शीर्ष 10 में अपना जगह नहीं बना पाया है, कोई भी भारतीय व्यक्ति। एलन मस्क हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट की श्रेणी में पहले स्थान पर, दूसरे पर जेफ बेजोस और तीसरे में मार्क जुकरबर्ग। इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। यह रिपोर्ट जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है। इसका वैश्विक विकास परिदृश्य देख लीजिए तो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में जो वैश्विक विकास परिदृश्य रहेगा वो 2.8% की वृद्धि रहेगी। 2026 में ये 3% की रहेगी। वहीं भारत का विकास परिदृश्य, आप जानते हैं भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। 2025 की आप ग्रोथ देखेंगे तो 6.2% और 2026 की 6.3%। ये इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार है। हालांकि ये आपसे उतना पूछा नहीं जाता है, एक बार देख लीजिए, नहीं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज रिपोर्ट जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। अब ये आपसे बहुत पूछा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 में जो 24.4% था, अब ये बढ़कर दोगुना हो गया है। 2024 में ये 48.8% हो गया। इसे आप याद रखिएगा। शिक्षा और पोषण, यहाँ थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। जो भी बच्चे संकल्प बैच के प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, जिनको PDF दिया गया है, तो शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखे रिपोर्ट, इसे फ्रांस द्वारा आयोजित विकास के लिए पोषण शिखर सम्मेलन के दौरान यूनेस्को ने जारी किया था। तो शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखे रिपोर्ट ये यूनेस्को के द्वारा जारी की गई है। अब ये जारी कब की गई है, तो फ्रांस में विकास के लिए पोषण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी दौरान यूनेस्को ने शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखो रिपोर्ट जारी किया। प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास अंकटाड के द्वारा इसे जारी किया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है कि प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो अंकटाड के द्वारा। ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना रिपोर्ट ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत अपने ऑटोमोटिव क्षेत्र के माध्यम से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 7.1% का योगदान देता है और वैश्विक वाहन उत्पादन में भारत चौथे स्थान पर है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। भारत अपने ऑटोमोटिव क्षेत्र के माध्यम से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 7.1% का योगदान देता है। बाकी वैश्विक वाहन उत्पाद में भारत का चौथा स्थान है। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। वैश्विक स्तर पर कारोबार किए जाने वाले ऑटो कंपोनेंट बाजार में भारत की हिस्सेदारी है 3%। 2030 के लिए जो विजन है भारत का, ऑटोमोटिव कंपोनेंट उत्पादन को 145 अरब डॉलर तक बढ़ाना, निर्यात को 20 अरब डॉलर से बढ़ाकर 60 अरब डॉलर करना और वैश्विक ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी जो 3% है इसको बढ़ाकर 8% करना। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अपने ऑटोमोटिव क्षेत्र के माध्यम से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 7.1% का योगदान देता है और वैश्विक वाहन उत्पादन में भारत चौथे स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर कारोबार किए जाने वाले जो ऑटो कंपोनेंट हैं उनके बाजार में भारत 3% की हिस्सेदारी रखता है और 2030 तक विजन है कि भारत इस बाजार में 3% जो हिस्सेदारी है अभी केवल, इसको बढ़ाकर 8% करे। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 की जो रिपोर्ट है ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कार बिक्री में वर्ष 2024 में चीन शीर्ष पर रहा था
वैश्विक स्तर पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कारों की जो बिक्री होती है उसमें चाइना की भागीदारी लगभग 50% की है। इस बात को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है भारत में भी, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है लगभग 50% की वैश्विक स्तर पर, वो चाइना की ही है। अब हम लोग खेल कूद का सेक्शन देख लेते हैं। 21वीं सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन अम्मान में हुआ है। जॉर्डन की जो कैपिटल है अम्मान, यहाँ पर 21वीं सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ। इसमें शीर्ष पदक विजेता की सूची में शामिल है। पहले स्थान पर ईरान, दूसरे पर जापान और 8वें नंबर पर है भारत। भारत ने इस एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण पदक जीते, 3 रजत पदक और 6 कांस्य पदक, यानी कुल मिलाकर भारत ने इस प्रतियोगिता में 10 पदक जीते हैं। अब स्वर्ण पदक किसने जीता, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मनीषा भानवाला ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है 62 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल स्पर्धा में। 3 रजत पदक जो आए हैं उसमें दीपक पूनिया, उदित कुमार और ऋतिक हुड्डा ने ये रजत पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक वाला जरूर याद रखिएगा, मनीषा भानवाला। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 जिसका आयोजन झारखंड की कैपिटल रांची में हुआ है, इसकी विजेता टीम रही है हॉकी हरियाणा। उड़ीसा को 3-2 से हराकर ये प्रतियोगिता जीती है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ हुआ, रांची झारखंड में। विजेता टीम कौन सी रही है, हॉकी हरियाणा की। उड़ीसा को 3-2 से हराया। WTT स्टार कंटिनेंटल टेबल टेनिस 2025 का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। इस प्रतियोगिता में भारत के मानव ठक्कर सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गए थे। बेलग्रेड सर्बिया में 49वें यूईएफए कांग्रेस में महिला फीफा विश्व कप 2031 की मेजबानी का अनाउंसमेंट किया गया, जो अमेरिका में होगा। और इसी दौरान महिला फीफा विश्व कप 2035 की मेजबानी का भी अनाउंसमेंट किया गया, जो ब्रिटेन में होगी, राइट। तो बेलग्रेड जो सर्बिया की कैपिटल है, यहाँ पर 49वें यूईएफए कांग्रेस का आयोजन हुआ, जिसमें महिला फीफा विश्व कप 2031 की मेजबानी अमेरिका और महिला फीफा विश्व कप 2035 की मेजबानी ब्रिटेन को प्रदान की गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महिला फीफा विश्व कप 2031 ये अमेरिका में होगा और महिला फीफा विश्व कप 2035 ये ब्रिटेन में होगा। आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी कमिंडू मेंडिस ने दोनों हाथों यानी दाएं और बाएं हाथ से बॉलिंग करके इतिहास रचा। यानी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी हैं कमिंडू मेंडिस, इन्होंने आईपीएल में दाएं हाथ से और फिर बाएं हाथ से बॉलिंग करके इतिहास रच दिया है। बाकी आईपीएल के बारे में हमने मई 2025 की कंपाइलेशन वीडियो क्लास में डिटेल में चर्चा की है। आई होप जिन बच्चों ने क्लास देखा होगा उनको सारी बातें पता होंगी, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर मई और जून मंथ 2025 की घटनाओं पर हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया है, तो वो उन क्लासेस को जरूर देखें। 12वें हीरो एशियाई कप हॉकी 2025 का आयोजन ये राजगीर हॉकी स्टेडियम जो बिहार में है, यहाँ पर ये किया जाएगा 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक। 12वां हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के विद्यार्थी जरूर इसे याद रखें। भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी वंदना कटारिया भारत की सबसे अधिक हॉकी मैच खेलने वाली ये खिलाड़ी हैं। इन्होंने 1 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया है। नाम क्या है, वंदना कटारिया। अब हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेक्शन को देखेंगे, विविध सेक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ से आप लोग क्लास को स्किप मत कीजिए। अब आगे की जो भी घटनाएं होंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगी, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट हैं और पूछे जाने वाली हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, जो अखबार की सुर्खियों में कई दिनों तक चर्चा का विषय रहा। 8 अप्रैल 2025 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर इस अधिनियम को प्रभावी कर दिया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर करके विधेयक को अधिनियम का रूप दिया था, और दिन 8 अप्रैल को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर इस अधिनियम को प्रभावी किया गया है। तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब से प्रभावी हुआ, तो 8 अप्रैल 2025 से। किसके द्वारा ये प्रभावी किया गया, तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम को प्रभावी किया गया। अब इसमें जो भी मुख्य संशोधन हुए वो देख लेते हैं।
वक्फ शब्द को बदल दिया गया है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में। वक्फ शब्द को बदलकर अब एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास कर दिया गया है, यानी उम्मीद, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहेंगे उम्मीद। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट। तो वक्फ शब्द को बदलकर अब कर दिया गया है उम्मीद, जिसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट। अब सिर्फ लिखित दस्तावेज के आधार पर ही वक्फ मान्य होगा, मौखिक वक्फ अमान्य होगा, राइट। तो लिखित दस्तावेज के आधार पर ही वक्फ मान्य होगा, मौखिक वक्फ जो है वो मान्य नहीं होगा। वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को भी हटा दिया गया है। अब सिर्फ उपयोग के आधार पर किसी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा। संशोधन अधिनियम लागू होने से पहले पंजीकृत प्रत्येक वक्फ को 6 माह के भीतर पोर्टल और डेटाबेस पर अपनी जानकारी दर्ज करेगा। हालांकि इसे किसी कारणवश 6 माह के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। तो मैक्सिमम 1 साल के अंदर किसी भी पंजीकृत वक्फ को किसी पोर्टल और डेटाबेस पर अपनी जानकारी जो है वो साझा करनी होगी। कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ अब नहीं मानी जाएगी। अब सर्वे कमिश्नर का प्रावधान भी हटा दिया गया है तथा वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण अब कौन करेगा? जिलाधिकारी यानी वहां के कलेक्टर करेंगे। शिया और सुन्नी वक्फ के अतिरिक्त अब आगा खानी वक्फ और बोहरा वक्फ भी इसमें होंगे, यानी संशोधन से पहले शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड ही थे। अब शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड 2 के अतिरिक्त अब आगा खानी वक्फ बोर्ड और बोहरा वक्फ बोर्ड भी इसमें शामिल होंगे। अब वक्फ संबंधित ट्रिब्यूनल के निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अपील की समय सीमा 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दी गई है। इस बात को भी याद रखना कि पहले वक्फ संबंधित ट्रिब्यूनल के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब संशोधित अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी और अपील की समय सीमा भी 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दी गई है। केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया जाएगा। केंद्रीय वक्फ परिषद में नियुक्त किए गए सदस्यों में 2 सदस्य महिलाएं होंगी और 2 सदस्य गैर मुस्लिम भी होंगे, पदेन सदस्यों को छोड़कर। तो ये भी आपको याद रखना है कि केंद्रीय वक्फ परिषद का जो गठन किया जाएगा, जिसमें 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे पदेन सदस्यों को छोड़कर, और साथ ही 2 सदस्य महिलाएं भी होंगी। अध्यक्ष जो वक्फ के प्रभारी केंद्रीय मंत्री होते हैं और ऐसे अन्य सदस्य जिनकी संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इस वक्फ परिषद का जो गठन किया जाएगा उसकी ये संरचना होगी। तो केंद्रीय वक्फ परिषद में एक अध्यक्ष होगा जो वक्फ के प्रभारी केंद्रीय मंत्री होंगे, यानी केंद्र सरकार के द्वारा एक केंद्रीय मंत्री होगा। उसके अलावा ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिनकी संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। अब राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए जो वक्फ बोर्ड बनेगा उसमें अधिकतम 11 सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार नामित करेगी, राइट। तो केंद्रीय वक्फ परिषद में अधिकतम 20 सदस्य होंगे और जो राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए जो वक्फ बोर्ड बनेगा उसमें एक अध्यक्ष के साथ साथ अधिकतम 11 सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा नामित किया जाएगा। वक्फ बोर्ड को प्रत्येक माह कम से कम 1 बार बैठक करनी अनिवार्य होगी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति चुनाव की जगह प्रत्यक्ष नामांकन के माध्यम से की जाएगी। वर्तमान में भारत में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। 23 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में, बिहार और उत्तर प्रदेश में 2-2 वक्फ बोर्ड हैं। इस बात को याद रखिएगा, बिहार में 2 वक्फ बोर्ड हैं और भारत में कुल वर्तमान में कितने वक्फ बोर्ड हैं? तो 32, जो 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 23 राज्यों में स्थित हैं। बिहार में ऐसे वक्फ बोर्डों की संख्या है 2। वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय का जो पहले 7% वक्फ बोर्ड को अंशदान के रूप में देना होता था, अब ये 5% देना होगा। हालांकि अधिकतम सीमा केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जा सकेगी। तो संशोधित वक्फ अधिनियम जो आया है उस अधिनियम के तहत वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय का 5% वक्फ बोर्ड को अंशदान के रूप में देना अनिवार्य होगा। तो वक्फ से संबंधित हमने जितनी बातें आपको बताई हैं सब आपको याद रखना है। और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से रिलेटेड जो भी बच्चे मेंस प्रोग्राम में हमारे जुड़े हुए हैं उन पर हमने डिटेल में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया है। नोट्स आपको अवेलेबल कराया है तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीलिम्स में तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो जितनी बातें आपको बताई है अब यहीं से क्वेश्चन आपसे कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा। पंजाब विधानसभा के बारे में ये इंपॉर्टेंट आपको तथ्य याद रखना है कि पंजाब विधानसभा ने 1947 से लेकर अब तक विधानसभा की जो भी बहसें और कार्रवाइयां हुई हैं उन तक अब आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसके लिए विधानसभा, पंजाब की विधानसभा ने एक सर्चेबल इंजन लॉन्च कर दिया है और ऐसा करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन चुका है।
3500 से 4000 साल पुराने मुदगल मेगालिथिक मेनिहर जो तेलंगाना में स्थित है, इन्हें भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल कर दिया गया है। हाल ही में सुर्खियों में रही एक राज्य एक आरआरबी पॉलिसी, जिसका उद्देश्य एक राज्य के भीतर कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक एकल इकाई के रूप में समेकित करना है। इसकी सिफारिश व्यास समिति ने 2005 में की थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। एक राज्य एक आरआरबी पॉलिसी जो हाल ही में सुर्खियों में रही है, इसकी सिफारिश किसने की थी? व्यास समिति ने की थी 2005 में। इसका उद्देश्य क्या है? एक राज्य के भीतर कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक एकल इकाई के रूप में समेकित करना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइब्रिड एन्युटी मोड पर बिहार में 4 लेन ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर NH 119A के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह कॉरिडोर बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें पटना, भोजपुर, रोहतास, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण शामिल हैं। ये 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। हाइब्रिड एन्युटी मोड पर बिहार में 4 लेन ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस कॉरिडोर से बिहार के 7 जिले होकर गुजरेंगे, जिसमें पटना, भोजपुर, रोहतास, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण शामिल हैं। 28 मार्च 2025 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 6282.32 करोड़ की अनुमानित लागत वाली बिहार की कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को भी मंजूरी दे दी थी। समिति ने मार्च 2029 तक इस परियोजना को पूरा करने के लिए बिहार को 3652.56 करोड़ की केंद्रीय सहायता को भी मंजूरी दी। तो ये कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 6282.32 करोड़ की अनुमानित लागत वाली इस बिहार की परियोजना को मंजूरी दे दी है। और इस समिति ने ये भी सिफारिश की कि मार्च 2029 तक इस परियोजना को पूरा करना है। इसके लिए बिहार को 3652.56 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी जाए। 24 मार्च 2025 में टीबी दिवस के अवसर पर, तो टीबी दिवस मनाया कब जाता है? 24 मार्च को। तो इस वर्ष जब टीबी दिवस मनाया गया तो एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई। टीबी पर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में नीति आयोग के टीबी उन्मूलन लक्ष्य का 95% हासिल कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य गुजरात बन गया है। तो 24 मार्च 2025 में टीबी दिवस के अवसर पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2024 में नीति आयोग के टीबी उन्मूलन लक्ष्य का 95% हासिल कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? गुजरात। इसे याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। म्यांमार और थाईलैंड में अभी हाल ही में आप जानते हैं एक विनाशकारी भूकंप आया था, लगभग 7.7 तीव्रता का। 28 मार्च 2025 को आए इस विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा घोषित म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्म को शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन ब्रह्म के तहत भारतीय नौसेना जहाज सतपुड़ा और सावित्री राहत सामग्री लेकर म्यांमार पहुंचे थे। तो म्यांमार और थाईलैंड में एक विनाशकारी भूकंप आया था 7.7 तीव्रता का। विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा घोषित करने के बाद म्यांमार को एक सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्म चलाया गया। आपदा राहत बचाव अभियान था। इस ऑपरेशन ब्रह्म के तहत म्यांमार को राहत सामग्री पहुंचाई गई थी। अब राहत सामग्री पहुंचाने के लिए आईएनएस सतपुड़ा और सावित्री ने इसमें भाग लिया था। आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सावित्री से राहत सामग्री म्यांमार पहुंचाई गई थी ऑपरेशन ब्रह्म के तहत। भूकंप के बाद थाईलैंड ने आपातकाल की घोषणा की थी। भूकंप का जो हाइपो सेंटर था, जो उद्गम केंद्र था, ये म्यांमार का सगाइंग शहर था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो म्यांमार, थाईलैंड में भूकंप आया, लेकिन याद रखिएगा ऑपरेशन ब्रह्म के तहत केवल म्यांमार को राहत सामग्री पहुंचाई गई थी, थाईलैंड को नहीं। थाईलैंड ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी इस भूकंप के बाद में। 7.7 रिएक्टर का ये 7.7 तीव्रता का यह भूकंप था। भारत सरकार विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा घोषित म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्म, जिसमें आईएनएस सतपुड़ा और सावित्री से म्यांमार को राहत सामग्री भेजी गई थी। भूकंप का हाइपो सेंटर या उद्गम केंद्र, अब ये आपको देखना है ज्योग्राफी सेक्शन में। जब आप पढ़ेंगे तो भूकंप आता है तो इसका जो भूकंप उत्पत्ति का जो केंद्र होता है, जिसको हाइपो सेंटर कहते हैं, जहां से भूकंप उद्गम होता है, इसे हम फोकस भी कहते हैं, और हाइपो सेंटर भी इसको कहते हैं। और सबसे पहले
सबसे पहले भूकंप की जो रेंज पहुंचती है वो सीधा 90 डिग्री एंगल पर पहुंचती है, जिसको हम कहते हैं एपी सेंटर। एपी सेंटर, इसे भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ये जो भूकंप आया है म्यांमार थाईलैंड में, इसका हाइपोसेंटर यानी भूकंप की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये एक म्यांमार का सगाइंग शहर है, यहाँ इस भूकंप का केंद्र था। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है, सगाइंग शहर। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार जेएसडब्ल्यू स्टील भारतीय इस्पात कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है, कि दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है भारतीय इस्पात कंपनी, जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी, राइट। ऑपरेशन चक्र 5 ये साइबर अपराधियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, ऑपरेशन चक्र 5। अखबार की सुर्खियों में रहा आर्कटिक परिषद के बारे में देख लीजिए। इसकी स्थापना 1996 में ओटावा घोषणा के माध्यम से की गई थी, जिसके कुल सदस्य हैं 8, जिसमें यूएसए है, कनाडा है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और रूस शामिल है। आर्कटिक परिषद, भारत को 2013 में आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो आर्कटिक परिषद हाल ही में सुर्खियों में रही थी। इसका एक स्टैटिक पोर्शन है, इसे आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है और पूछे जाने की हमेशा प्रोबेबिलिटी रहती है। आर्कटिक परिषद को स्टैब्लिश किया गया था 1996 में ओटावा घोषणा के द्वारा। कुल सदस्य इसमें 8 हैं, जिसमें अमेरिकी कॉन्टिनेंटल से यूएसए और कनाडा है। फिर उसके बाद यूरोपियन कॉन्टिनेंटल से डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन है, और एशिया कॉन्टिनेंटल से रूस इसका सदस्य है। भारत को 2013 में आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिया गया था। कच्छ के गुनेरी गांव के 32.78 हेक्टेयर क्षेत्र प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल को गुजरात का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। तो पहला जैव विविधता धरोहर स्थल गुजरात का ये कच्छ के गुनेरी गांव में 32.78 हेक्टेयर क्षेत्र का जो एरिया है उसको घोषित किया गया है। यह घोषणा गुजरात जैव विविधता बोर्ड की सिफारिश पर राज्य सरकार के द्वारा की गई जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गुजरात का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया। ये कहाँ स्थित है, तो गुजरात के गुनेरी गांव में। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी ने पोर्नोग्राफी, गलत सूचना, अभद्र भाषा को रोकने के लिए फेसबुक को प्रतिबंधित कर दिया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सा देश है जिसने पोर्नोग्राफी, गलत सूचना और अभद्र भाषा को रोकने के लिए फेसबुक को प्रतिबंधित किया, तो आप क्या बताएंगे, पापुआ न्यू गिनी। 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ मनाएगी। आरबीआई की स्थापना आप जानते हैं, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में कजाकिस्तान के कारागांडा क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन टन का अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी धातुओं, रेयर अर्थ मेटल्स का भंडार खोजा गया। तो कजाकिस्तान के कारागांडा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का भंडार खोजा गया है। हालांकि वर्तमान में दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का उत्पादन करने में जो शीर्ष स्थान है वो चाइना है। भंडारण अभी हाल ही में कजाकिस्तान के कारकांडा में खोजा गया, जो अब तक का सबसे बड़ा भंडार है दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का, रेयर अर्थ मेटल्स का। भारत ने श्रीलंका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। तो सबसे पहले नंबर पर है केन्या चाय के निर्यात करने के मामले में, अब दूसरे नंबर पर भारत हो गया, तीसरे पर हो गया श्रीलंका, जो पहले श्रीलंका दूसरे स्थान पर था। भारत ने श्रीलंका को पीछे छोड़कर अब चाय के निर्यात करने के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। पहला देश कौन सा है, केन्या है, जो चाय का सबसे ज्यादा निर्यात करता है, दूसरा भारत और अब तीसरा हो गया श्रीलंका। अप्रैल 2025 में न्यू जर्सी यूएसए के सीनेटर कोरी बुकर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 25 घंटे 4 मिनट का भाषण देकर अमेरिकी सीनेट के इतिहास में सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह रिकॉर्ड पहले पूर्व सीनेटर स्टोर्म थामोडकर था, जिन्होंने 24 घंटे का भाषण दिया था। अब इसका रिकॉर्ड अब तोड़ दिया है न्यू जर्सी के सीनेटर कोरी बुकर ने। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि यूएसए के किस राज्य के सीनेटर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 25 घंटे 4 मिनट का भाषण दिया, जो अमेरिकी सीनेट के इतिहास का सबसे लंबा भाषण है। तो नाम क्या बताएंगे आप, न्यू जर्सी ये स्टेट है यूएसए का, और सीनेटर क्या क्या नाम है, कोरी बुकर, राइट। तो न्यू जर्सी के सीनेटर कोरी बुकर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 25 घंटे 4 मिनट का भाषण दिया, जो अमेरिकी सीनेट के इतिहास का सबसे लंबा भाषण बन चुका है।
हाल ही में जापान ने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन का निर्माण किया। स्टेशन का नाम क्या है? हात्सुमा स्टेशन। हात्सुमा स्टेशन। जापान ने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन हात्सुमा स्टेशन का निर्माण किया। 4 अप्रैल 2025 को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक एओल को संवैधानिक न्यायालय द्वारा उनके महाभियोग को सर्वसम्मत से बरकरार रखने के बाद अब उन्हें पद से हटा दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक एओल को देश में मार्शल लॉ लागू करने के असफल प्रयास के बाद दिसंबर 2024 में पद से निलंबित कर दिया गया था संसद की महाभियोग प्रक्रिया से। अब इस महाभियोग को बरकरार रखते हुए उन्हें हाल ही में न्यायालय के द्वारा पद से हटा दिया गया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक एओल को इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ये। हाल ही में राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली से भारतीय सेना के माउंट एवरेस्ट अभियान जिसके नेतृत्व करता है मनोज जोशी और माउंट कंचनजंगा अभियान जिसका नेतृत्व किया सरफराज सिंह ने, इनको हरी झंडी दिखाई थी। राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली से भारतीय सेना के माउंट एवरेस्ट अभियान और माउंट कंचनजंगा अभियान को हरी झंडी दिखाई थी। माउंट एवरेस्ट अभियान का नेतृत्व मनोज जोशी ने किया था और माउंट कंचनजंगा अभियान का नेतृत्व सरफराज सिंह ने किया था। हाल ही में मोदी जी ने कोरबा छत्तीसगढ़ में पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना का शिलान्यास किया। तो कोरबा छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना का शिलान्यास किया है। अप्रैल 2025 में हंगरी ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने की घोषणा की। तो अप्रैल 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने की घोषणा की है? तो हंगरी ने। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राजमुंद्री जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित था। अब इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान। ये संस्थान है कहाँ? तो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में। 9 अप्रैल 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा और इको फ्रेंडली कंटेनर शिप MSC तुर्कीये भारत के विंझिजम पोर्ट पर पहुंचा था। ऐसा पहली बार हुआ जब इतना बड़ा जहाज दक्षिण एशिया के किसी बंदरगाह में पहुंचा। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। विंझिजम पोर्ट जो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड के द्वारा यह संचालित भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल है, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा और इको फ्रेंडली कंटेनर शिप MSC तुर्कीये इस पोर्ट पर पहुंचा। तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा और इको फ्रेंडली कंटेनर शिप MSC तुर्कीये, एक तो यही नाम है आपको याद रखना है, ये भारत के किस पोर्ट पर पहुंचा? तो विंझिजम पोर्ट पर। ऐसा पहली बार हुआ जब दक्षिण एशिया में इतना बड़ा कंटेनर शिप किसी बंदरगाह पर पहुंचा। विंझिजम पोर्ट है कहाँ? तो ये भारत के केरल में स्थित है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। और ये विंझिजम पोर्ट अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड के द्वारा संचालित है और ये भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसमिट कंटेनर टर्मिनल भी है। अमरावती आंध्र प्रदेश में भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग गांव की स्थापना की जाएगी। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा बनेगा? तो आंध्र प्रदेश का अमरावती शहर। हाल ही में जम्मू कश्मीर में देश के पहले हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया। हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। तेलंगाना अनुसूचित जाति और आरक्षण अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया है, जिससे वह अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण का कार्यान्वयन करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। हमने SC/ST क्लासिफिकेशन को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सभी को पढ़ाया है, जो भी बच्चे संकल्प बैच 2.0 के मेंस प्रोग्राम में शामिल हैं। SC/ST क्लासिफिकेशन जो पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामला 2024 का था, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि SC और ST को उपवर्गीकृत करने की संवैधानिक वैधता दी जाएगी, इसकी पुष्टि कर दी गई थी इस पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में। SC/ST क्लासिफिकेशन की संवैधानिक वैधता की पुष्टि करने के बाद में तेलंगाना पहला राज्य बन गया है जिसने अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण का कार्यान्वयन किया, और ये भारत का पहला राज्य है तेलंगाना। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि SC/ST क्लासिफिकेशन की संवैधानिक वैधता की पुष्टिकरण के बाद में भारत का कौन सा राज्य बना है इसके क्रियान्वयन के लिए? तो आप क्या बताएंगे? वो राज्य पहला राज्य बना है तेलंगाना, जिसने
अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया। अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र को विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल कर दिया है। अब तक भारत की ऐसी 14 प्रविष्टियां हैं जो इस अंतर्राष्ट्रीय सूची में दर्ज हो चुकी हैं। तो 2025 में यूनेस्को ने श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल कर लिया है। अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, जो अफ्रीकी देशों के साथ भारत का पहला बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, इसकी सह मेजबानी भारत और तंजानिया के द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है। AIKEYME, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, अफ्रीकी देशों के साथ भारत का पहला बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है ये, और इसकी सह मेजबानी भारत और तंजानिया के द्वारा की गई। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए विशेष कोबरा बटालियन का गठन करने की घोषणा की है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, यह श्रीनगर में खोला गया। यह डल झील और जबरवान पहाड़ियों के बीच स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, जिसका नाम होगा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ये कहाँ पर खोला गया? श्रीनगर में खोला गया, जो डल झील और जबरवान पहाड़ियों के बीच स्थित है। 31 मार्च 2025 को भारत और अमेरिका के मध्य लंबित नागरिक परमाणु समझौते के तहत अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने भारत में परमाणु रिएक्टरों के डिजाइन और निर्माण की अनुमति दे दी है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। काफी लंबे समय से नागरिक परमाणु समझौता लंबित था, जिसको हाल ही में भारत और अमेरिका के मध्य जो नागरिक परमाणु समझौता था, इसको मंजूरी दे दी गई है। अब इस मंजूरी के बाद में अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने भारत में परमाणु रिएक्टरों के डिजाइन और निर्माण की अनुमति दे दी। नागरिक परमाणु समझौता 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट वर्ष 2007 में किया गया था, जो लंबे समय से लंबित था। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने होल्टेक इंटरनेशनल को कुछ शर्तों के साथ भारत में 3 फर्मों को अवर्गीकृत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने की अनुमति दे दी है। अब होल्टेक इंटरनेशनल, L&T, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स और होल्टेक एशिया के साथ मिलकर अवर्गीकृत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण कर सकेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। भारत अमेरिका के मध्य लंबित नागरिक परमाणु समझौते के तहत अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने भारत में परमाणु रिएक्टरों के डिजाइन और निर्माण को अनुमति दे दी है। अब इसी अनुमति के साथ अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने होल्टेक इंटरनेशनल को कुछ शर्तों के साथ भारत में 3 फर्मों, ये 3 फर्में कौन होंगी? L&T, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स और होल्टेक एशिया, इनके साथ मिलकर अवर्गीकृत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण अब भारत में किया जा सकेगा। हाल ही में पीएम मोदी ने पाक जलडमरू मध्य पर बना 2.07 किलोमीटर लंबा भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। पाक जलडमरू मध्य पर बनाया गया पंबन ब्रिज है 2.07 किलोमीटर का। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। पाक जलडमरू मध्य, आप जानते हैं, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है पाक जलडमरू मध्य, और यहीं पर भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज बनाया गया है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया। 15 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार मार्च 2025 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति दर 3.34% दर्ज की गई, जो अगस्त 2019 के बाद सबसे कम है। अगस्त 2019 के बाद सबसे कम इस सरकारी आंकड़े के अनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति दर 3.34 दर्ज की गई, जो अगस्त 2019 के बाद सबसे कम है, ऐसा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है। राइट, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इस तरीके के आंकड़े पूछ लिए जाते हैं। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में जर्मनी को पीछे छोड़कर पवन और सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है, चीन और अमेरिका के बाद। तो पवन और सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने में पहला स्थान है चीन का, दूसरा अमेरिका का, अब तीसरा बन गया है भारत। भारत बन गया है, पहले जर्मनी था, तो जर्मनी को पीछे छोड़कर अब भारत दुनिया का तीसरा देश बन चुका है पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के मामले में। 13 अप्रैल 2025 को केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पटना बिहार में आयोजित जय भीम पदयात्रा का नेतृत्व किया था। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पटना बिहार में आयोजित जय भीम पदयात्रा का नेतृत्व किया था। सुर्खियों में रहा अनुच्छेद 142, काफी इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने किसी भी मामले में पूर्ण न्याय
सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी करने की ये शक्ति देता है। और अनुच्छेद 142 को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा न्यूक्लियर मिसाइल की इस अनुच्छेद को संज्ञा दी गई है। ये इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 140 को हम मेंस पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, क्योंकि एक स्टेटमेंट बनाकर जो है मेंस में प्रश्न बनाया जा सकता है। जगदीप धनखड़ ने 142 को न्यूक्लियर मिसाइल की संज्ञा क्यों दी? एक्चुअली हाल ही में तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामला जो था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा 10 लंबित विधेयकों पर अपनी स्वीकृति रोकने के फैसले को रद्द कर दिया। और साथ ही राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति को 3 माह की समय सीमा तय कर दी है। यानी राज्यपाल की जो वीटो पावर होती है, और फिर राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को जो विधेयक आरक्षित कर दिया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति बिना किसी समय सीमा के उस विधेयक को अपने पास आरक्षित कर सकता है, उसे सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया इस मामले में कि एक समय सीमा तय कर दी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति किसी विधेयक को इससे ज़्यादा समय तक किसी विधेयक को अपने पास आरक्षित नहीं रख सकेंगे। और ये समय सीमा 3 माह तय की गई राष्ट्रपति के लिए। आर्टिकल 201 के तहत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित विधेयक रखा जाता है, जिसमें राष्ट्रपति विधेयक को अपनी मंजूरी देता है या नहीं देता है, या इसको बिना किसी समय सीमा के साथ अपने पास वो सुरक्षित रख लेता है। तो इसकी समय सीमा इस मामले में तय कर दी गई है कि अधिकतम राष्ट्रपति 3 माह तक जो है किसी विधेयक को जो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास आरक्षित किया गया है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे, राइट। और इसी निर्णय के बाद में राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल की संज्ञा दी, क्योंकि ये निर्णय एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की शक्ति का प्रयोग करते हुए किया। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को अपने किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 200 देख लीजिए, किसी विधेयक पर राज्यपाल की वीटो पावर होती है। और अनुच्छेद 201 राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित विधेयक होता है, राइट। देश का कोयला उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में $1 मिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। 2023-24 में अगर आप कोयला उत्पादन देखेंगे देश का, तो 997.83 मीट्रिक टन था, जो 2024-25 में बढ़कर 1047.57 मीट्रिक टन पहुंच चुका है। तो देश का कोयला उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में 1 बिलियन टन के आंकड़े को ये पार कर गया है। और ये पहली बार हुआ जब देश में कोयला उत्पादन 1 बिलियन टन के आंकड़े को पार किया। हाल ही में दिल्ली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला ये 35वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस तरह कुल मिलाकर 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं। और ये दिल्ली 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, जिसने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू कर दिया। अब केवल एक राज्य बचा है, पश्चिम बंगाल, जिसने अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया है। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि भारत का एकमात्र राज्य जिसने अभी तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू नहीं किया, तो वो है पश्चिम बंगाल। और 35वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? दिल्ली बना, जिसने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू कर दिया। हाल ही में पिथौरागढ़ जो उत्तराखंड में है, यहाँ एक सरकारी स्कूल में AI रोबोट टीचर जिसको नाम दिया गया है इको, इस रोबोट के द्वारा पढ़वाया गया है। और संभवतः देश का पहला सरकारी स्कूल बन गया है जहां AI रोबोट टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक सरकारी स्कूल है जहां पर AI रोबोट टीचर इको के द्वारा पढ़वाया गया। और किसी सरकारी स्कूल में AI रोबोट टीचर के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाने वाला पहला सरकारी स्कूल बन गया है। हाल ही में असम सरकार ने अपना उपग्रह असम सैट प्रक्षेपित किया है, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, असम सैट प्रक्षेपित किया है। इस उपग्रह को इन स्पेस और इसरो के सहयोग से विकसित किया जाएगा, असम सैट को। जल जीवन मिशन को 2028 तक आगे बढ़ा दिया गया है। जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च किया गया था, अगस्त मंथ 2019 में। और 5 वर्षों में 100% जल आपूर्ति सुनिश्चित करने का इसमें टारगेट रखा गया, लेकिन ये 75% ही हासिल किया जा सका। इसलिए इसे 2028 तक आगे बढ़ा दिया गया है ताकि 100% लक्ष्य प्राप्ति किया जा सके। जल जीवन मिशन को 2028 तक आगे बढ़ा दिया गया है। जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो अगस्त 2019 में। हाल ही में भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी प्रणाली बैट इकोमोन को इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर ह्यूमन सेटलमेंट बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया गया।
भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी प्रणाली है जिसका नाम क्या है, बैट इकोमोन। इसको इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट बेंगलोर के द्वारा विकसित किया गया। 8 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला बांग्लादेश 54वां देश बना है। भारत 21 जून 2023 को ही आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बन चुका था। इस समझौते का उद्देश्य क्या रहता है? अंतरिक्ष के नागरिक अन्वेषण और उपयोग के लिए सिद्धांतों, दिशा निर्देशों और सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थापित करना है। यह एक गैर बाध्यकारी समझौता है। तो आर्टेमिस समझौते के बारे में आपको पता होना चाहिए। जून 2023 को आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत 27वां देश बना था और हाल ही में अप्रैल 2025 में बांग्लादेश ने भी आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करके 54वां देश बन चुका है। आर्टेमिस समझौता एक गैर बाध्यकारी समझौता है। इस समझौते का उद्देश्य अंतरिक्ष के नागरिक अन्वेषण और उपयोग के लिए सिद्धांतों, दिशा निर्देशों और सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थापित करना। अमरावती जो आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख शहर और कैपिटल भी है, पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला शहर बनने की ओर अग्रसर है। तो अमरावती पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला शहर बनने की ओर अग्रसर है। तो ये दुनिया का पहला शहर बन जाएगा अमरावती, जो पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू करने की घोषणा की गई थी। इस परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य क्या है? तो 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना, जो भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का 10% पूरा करेगी। बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू करने की घोषणा, और इस मिशन का लक्ष्य क्या है? याद रखिएगा, 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना। जनवरी 2025 तक के आंकड़े देखें तो भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 8,180 मेगावाट थी, जिसे 2031-32 तक बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करना है और फिर आगे इसे 2047 तक बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। राइट। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना और 2033 तक कम से कम 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करना भी केंद्रीय बजट में परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत ये घोषणा की गई थी। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए सिविल दायित्व अधिनियम 2010 में संशोधन का प्रस्ताव भी किया गया, ताकि परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहन मिल सके। आप जानते हैं परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजी कंपनियों को अभी बाहर रखा गया है। तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए सिविल दायित्व अधिनियम 2010 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में निजी क्षेत्रक भी भागीदार हो सके, निजी क्षेत्रक भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, इनको प्रोत्साहन मिल सके। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल 2025 को जो मनाई गई, ये 134वीं जयंती थी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम का नाम बदलकर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो यूपीपीसीएस 2025 और आरओ वाले विद्यार्थी इसे याद रखिएगा। इसका उद्देश्य हर वंचित और वंचित व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। सी शंकर नायर, अभी आपने एक फिल्म देखी होगी केसरी 2। केसरी 2 बेसिकली सी शंकर नायर पर एक फिल्म थी। तो सी शंकर नायर के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न आपके हिस्ट्री सेक्शन में बन सकता है, तो हम लोग सी शंकर नायर के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। 11 जुलाई 1857 को इनका जन्म हुआ था और 24 अप्रैल 1934 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म केरल के कलप्पड़ में हुआ था। अमरावती में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सत्र हुआ था 1897 में, इसकी अध्यक्षता श्री शंकर नायर के द्वारा ही की गई थी और सबसे कम उम्र में इन्होंने अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी। अमरावती में 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सत्र हुआ था उसकी अध्यक्षता श्री शंकर नायर के द्वारा की गई थी। 1906 से 1908 तक मद्रास के एडवोकेट जनरल के रूप में इन्होंने काम किया। फिर 1908 से 1915 तक मद्रास उच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश भी रहे थे। 1912 में ब्रिटिश क्राउन द्वारा नाइटहुड की उपाधि इनको दी गई थी। उन्होंने मद्रास लॉ जर्नल और मद्रास रिव्यू की स्थापना और संपादन किया था। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा उन्हें रैले विश्वविद्यालय आयोग में नियुक्त किया गया था और 1904 में महारानी के द्वारा उन्हें कैंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर के रूप में भी नियुक्त किया गया था। तो ये इनकी सभी उपलब्धियां हैं श्री शंकर नायर की। 1897 के अमरावती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की।
दो में लॉर्ड कर्जन द्वारा उन्हें रैले विश्वविद्यालय आयोग जो बनाया गया था उसमें इनको नियुक्त किया गया था। 1904 में महारानी के द्वारा कैंपिनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर के रूप में नियुक्त किया गया। देन 1906 से 1908 तक ये मद्रास के एडवोकेट जनरल के रूप में काम किए। फिर 1908 से 1915 तक मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे थे। 1912 में ब्रिटिश क्राउन द्वारा इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। 1915 से 1919 तक वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में इन्होंने काम किया था। शिक्षा विभाग में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया था। वायसराय कार्यकारी परिषद में शिक्षा सुधार से संबंधित इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण काम किए थे, क्योंकि ये शिक्षा विभाग में ही कार्य थे वायसराय की कार्यकारी परिषद में। 1915 से 1919 तक 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इस हत्याकांड के बाद इन्होंने ब्रिटिश विरोध में सर चट्टर शंकर नायर ने वायसराय परिषद से इस्तीफा दे दिया था। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वायसराय की कार्यकारी परिषद से सर चित्तूर शंकर नायर ने इस्तीफा दिया और ब्रिटिश जातीय और गांधीवादी जो आंदोलन थे, बेसिकली जो गांधी जी के द्वारा किए जाने वाले आंदोलन जिसमें असहयोग सविनय अवज्ञा ये सारे आंदोलन थे, इनकी आलोचना भी करते थे। और ब्रिटिश जातीय और गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलनों की आलोचना करने के लिए उन्होंने गांधी एंड एनार्की नामक पुस्तक लिखी। गांधी एंड एनार्की पुस्तक में ही इन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए माइकल ओडायर को दोषी ठहराया। माइकल ओडायर को जब इन्होंने दोषी ठहराया तो इन्हें माइकल ओडायर के द्वारा इंग्लैंड में दायर मानहानि के मुकदमे का भी सामना करना पड़ा था। इस मुकदमे में हालांकि श्री शंकर नायर मुकदमा हारने के बावजूद भी माफी मांगने से इन्होंने इनकार कर दिया था, जो इनके नैतिक आत्मबल को दिखाता है और इसका प्रभाव भी व्यापक स्तर पर देखने को मिला था। इस दौरान जब राष्ट्रवादी आंदोलन कमजोर पड़ रहा था, राष्ट्रवादियों का साहस कम पड़ रहा था, ऐसे में इनके साहस और आत्मबल ने राष्ट्रवादियों में एक नया जोश और एक नया उत्साह भर दिया था। श्री शंकर नायर के बारे में सारी बातें आपको याद रखना है। श्री शंकर नायर के द्वारा मद्रास लॉ जर्नल और मद्रास रिव्यू की स्थापना और संपादन भी किया गया था। तो ये सारे तथ्य हैं श्री शंकर नायर के संबंध में। इन पर अभी हाल ही में केसरी 2 नामक फिल्म फिल्माई गई थी, जिसका अभिनय किया था श्री शंकर नायर का अभिनय किया था अक्षय कुमार ने। आप सभी ने इस फिल्म को देखा था, शानदार पिक्चर थी, आप सभी को देखना भी चाहिए, राइट। तो ये सारी बातें आपको श्री शंकर नायर के बारे में याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है हिस्ट्री सेक्शन से। अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भितरकनिका के बाद उड़ीसा का ये दूसरा और देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान होगा, नेशनल पार्क होगा, और उड़ीसा का ये दूसरा नेशनल पार्क होगा। उड़ीसा का भितरकनिका एक और नेशनल पार्क है और ये दूसरा नेशनल पार्क बन जाएगा उड़ीसा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, और देश का 107वां नेशनल पार्क, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। हाल ही में IIM अहमदाबाद ने दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे कि दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने के लिए भारत की किस संस्था ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता किया? तो IIM अहमदाबाद ने। IIM अहमदाबाद ने दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। मार्च 2025 में एक अन्य महत्वपूर्ण समझौता हुआ भारत और जापान के बीच में। भारत के लिए जापान की आधिकारिक विकास सहायता के लिए 6 परियोजनाओं हेतु 191.736 बिलियन जापानी येन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो ये आपको एक तो नंबर याद रखना है, 191.736 मिलियन जापानी येन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। जापान की आधिकारिक विकास सहायता के तहत 6 परियोजनाओं के लिए, ये भारत के लिए होंगी। भारत और जापान ने इस पर समझौता कर लिया है। नई दिल्ली में ये समझौता हुआ। ये 6 ऋण समझौते कौन से हैं? तो एक तो तमिलनाडु निवेश संवर्धन कार्यक्रम के लिए समझौता हुआ है, प्रभावी वन प्रबंधन के लिए, क्षमता वृद्धि के लिए परियोजना जो चलाई जाएगी उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। चेन्नई समुद्री जल विलवणीकरण संयंत्र 2 के निर्माण के लिए, दिल्ली जन सामूहिक तीव्र परिवहन प्रणाली परियोजना के लिए, असम राज्य जलीय कृषि संवर्धन और आजीविका सुधार परियोजना के लिए, पंजाब जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण परियोजना के लिए। ये 6 ऋण समझौते हैं भारत पंजाब के मध्य जो नई दिल्ली में हुए। हालांकि इसको आप स्किप कर सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिए। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है कि भारत और जापान ने भारत के लिए जापान के आधिकारिक विकास सहायता के लिए कितनी परियोजनाओं के लिए और कितने
रुपए के लिए समझौता हुआ है। तो 6 परियोजनाओं के लिए 191.736 बिलियन जापानी येन का ये ऋण समझौता हुआ है, जिस पर हस्ताक्षर भारत और जापान ने कर दिया। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की लंबाई 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आप लोगों को ज्योग्राफी सेक्शन में भारत की तट रेखा की कुल लंबाई में संशोधन करना होगा, और ज्योग्राफी के जो नोट्स आपको स्टैटिक के दिए गए हैं उसमें आप सभी लोग सुधार कर लीजिए, संशोधन कर लीजिए, क्योंकि नवीनतम गणना के अनुसार अब भारत की जो तट रेखा की लंबाई होगी वो 11,098.81 किलोमीटर है। सर्वाधिक तट रेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है, जिसकी लंबाई है टोटल 2,340.62 किलोमीटर, और केंद्र शासित प्रदेशों में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी कुल लंबाई होगी 3,080.50 किलोमीटर। तो अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पहला नाम आएगा, फिर आएगा गुजरात, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा की लंबाई गुजरात से अधिक है। इंडिविजुअल पूछा जाएगा केवल केंद्र शासित प्रदेश में तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और केवल राज्य के संबंध में पूछा जाएगा तो गुजरात, जिनकी सर्वाधिक तटरेखा है। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा कुल लंबाई कितनी हो गई है? 11,098.81 किलोमीटर। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत का ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर, जिसे क्रिएटिव लैंड के नाम से जाना जाएगा, इसको स्थापित करने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा भारत का ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटिव लैंड स्थापित किया जाएगा। कराड़ शहर जो सतारा महाराष्ट्र में है, यहाँ पर सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल कर लिया गया है। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना जो 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी, इसके क्रियान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात 2014-15 के 908 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है। तो भारत सरकार ने एक डेटा जारी किया। इस डेटा के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना चालू की गई थी 22 जनवरी 2015 को, इस योजना के क्रियान्वयन के चलते ही राष्ट्रीय लिंगानुपात 2014-15 में जो 918 था, ये बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में आपको ये तथ्य याद रखना है। इस तरह हमने अप्रैल 2025 मंथ की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाओं पर डिस्कस कर लिया है। अब कुछ भी छूटा नहीं है, बशर्ते आपको इनका अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, क्योंकि बिना रिवीजन के चीज़ एग्जाम हॉल में ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। रिवीजन नहीं करेंगे कंफ्यूजन होगा, प्रश्न गलत करेंगे नेगेटिव मार्किंग होगा, तो और भी आपको नुकसान होगा। तो अच्छे से इसका रिवीजन कीजिए, क्लास को 1-2 बार और देखिए। आप इसकी पीडीएफ नोट्स आप हमारे संकल्प बैच 2.0 में जुड़कर ले सकते हैं प्रीलिम्स प्रोग्राम में, नहीं तो केवल करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स का एक्सप्रेस बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको केवल करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यू और जो भी क्लासेज हो रही हैं मंथली करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारे संकल्प बैच 2.0 में जुड़ सकते हैं। संकल्प बैच 2.0 में जुड़ने पर चाहे वो प्रीलिम्स का प्रोग्राम हो या मेंस का हो या दोनों ही प्रोग्राम में जुड़ते हैं, तो आपको करंट अफेयर्स के एक्सप्रेस बैच में निःशुल्क जोड़ दिया जाएगा। केवल करंट अफेयर्स के एक्सप्रेस बैच में जुड़ने के लिए 249 फी है। बाकी प्रीलिम्स और मेंस के जो प्रोग्राम है उनके लिए एक अलग फी स्ट्रक्चर है जो यहाँ बताई गई है। इस प्रोग्राम से कैसे आप जुड़ सकते हैं पूरा प्रोसेस यहाँ दिया गया है। 6306473800 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है और पेमेंट नंबर भी है। इस पर पेमेंट करके आप अपनी स्क्रीनशॉट पेमेंट की इसी नंबर के व्हाट्सएप पर आप भेज देंगे तो आपको संकल्प बैच 2.0 के प्रोग्राम में जोड़ दिया जाएगा। बाकी आपको कोई डाउट होता है, कुछ भी अतिरिक्त जानकारी लेनी है, तो आप मुझे 6306473800 पर ही कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्या फैसिलिटी होंगी सारी बातें बताई गई हैं, एक बार इसे पॉज करके देख लीजिए। बाकी मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग पढ़िए, जहाँ है वहाँ सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए। जो भी बच्चे 71 बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रश्न लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, जो आपको नोट्स अवेलेबल कराए गए हैं इवोकाईएस के द्वारा, उनका आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, या आपने पहले से अगर कोई बुक कोई नोट्स बना रखी है तो आप उसको भी रिवीजन कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवीजन, रिवीजन के साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस, राइट। ये आप करते रहें तो आपका प्रीलिम्स एग्जाम आसानी से हो जाएगा। जो भी मेजर सब्जेक्ट हैं उन पर आप प्राथमिक तौर पर ध्यान दें, उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से रिवाइज करना है। जनरल साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, तो ये 3 मेजर सब्जेक्ट हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद ज्योग्राफी हो गया,
ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी को आप देख लेंगे, पॉलिटी को अच्छे से कर लेंगे तो आपका आराम से ये प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा। बाकी 10 नंबर का आप जानते हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन है, तो उसके लिए भी आप पीवाईक्यू लगा लेंगे, तो वो भी आपके प्रश्न जो हैं बन जाएंगे। इस तरीके से आप आसानी से प्रीलिम्स एग्जाम की बाधा को पार कर पाएंगे। बाकी बिहार स्पेशल को आप हिस्ट्री सेक्शन में पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का बिहार स्पेशल पढ़ें, ज्योग्राफी सेक्शन पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी का बिहार स्पेशल पढ़ें। बिहार स्पेशल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बिहार करंट अफेयर्स, ये 3 ही सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बाकी का आप सेक्शन स्किप कर सकते हैं। इकोनॉमी में बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे और भारत का बजट, भारत का इकोनॉमिक सर्वे सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इकोनॉमी का कुछ स्टैटिक पोर्शन से भी क्वेश्चन बनता है, उसके लिए हमने जो आपको नोट्स दिया है उसको पढ़ लेंगे, तो स्टैटिक पोर्शन से जो भी इकोनॉमी का क्वेश्चन बनेगा वो वहां से आपको मिल जाएगा, राइट। तो मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग पढ़िए। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्लास को लाइक कीजिए और आप अपनी बात को कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। धन्यवाद।